तो 2026 कैसा साल आने वाला है? टफ ईयर है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक कठिन साल रहेगा। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कह रहा हूँ अपना इमरजेंसी फंड बचा के रखिए। साल में अगर मैं कहूँ तो वही बचेगा या वही शाइन करेगा जो अपने आप को टोटली री इन्वेंट कर सकता है। तो ये साल एक फ्रेशनेस का, न्यूनेस का, न्यू बिगिनिंग का साल है। अगर आप पुराने ढर्रे से अभी भी चल रहे हैं तो ये साल आपके लिए नहीं है, ये साल एक्चुअली में आपके लिए खराब हो जाएगा। तो मेरी एक ही बात आपको याद रखनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या क्या होती है? एक जिंदगी कम पड़ती है आपको ज्योतिष सीखने में। सूर्य है, बुध है, शुक्र है, शनि है, गुरु है, मंगल है। आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, ये सारी चीजें बताने का जो विज्ञान है उसे ज्योतिष कहते हैं। भाग्य नहीं बदल सकते आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते आप उल्टे खड़े हो जाएं कुछ नहीं बदलेगा। इवेंट वैसा ही होगा जो लिखा था। आप उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया सारे मैच जीती थी और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गई थी। बेस्ट टीम थी उस समय, उससे ज्यादा अच्छी उसी ऑस्ट्रेलिया को पहले हराया था। तो सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट फॉर यू, वो नहीं होंगी। आपने दिल तोड़ दिया, सब बदला नहीं जा सकता है ना। शनि जब 5वें घर में ट्रांजिट कर आएगा, जो कि आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, बॉयफ्रेंड का घर है, ब्रेकअप करा देगा। 80% से ज्यादा लोगों को अपनी राशि नहीं पता है। 3 तरह की राशियां एक इंसान की हो सकती हैं। 3, एक आदमी की 3 राशियां हो सकती है। हमें लगता है कि मेरी एक ही राशि हो सकती है, ठीक है। ये तो मैं पहली बार यस। इसका राहु 10वें घर में है। राहु 10 में है तो दुनिया वश में है। इसका क्या मतलब होता है? नवनीत जी, अगर आपका राहु 10 में है तो आप बहुत कम से बहुत आगे आए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के एक नए अध्याय में। हम लोग हर एपिसोड में बात करते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्र के लोगों से, लेकिन आज का दिन हमारे लिए स्पेशल है। आज हम बात करेंगे एक एस्ट्रोलॉजर से। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपना भविष्य संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और जो हमें ऊपर वालों ने दिया है उसको अपने मेहनत करके उसको और कैसे सुंदर बना सकते हैं। हमारे साथ हैं अरुण पंडित सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत में। थैंक यू सो मच नवनीत जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज ज्योतिष की बातें करेंगे। ज्योतिष को लेकर कई सारे मिथ हैं, बड़ा तिरस्कृत सब्जेक्ट है और कई सारे लोगों के डाउट होते हैं। कोशिश करूंगा मैं अपनी बातों से डाउट क्लियर करूं। एक नई बात मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरे जैसे हो सकता है और भी लोग होंगे, मैं तो ये समझना चाहूँगा आपसे कि ज्योतिष होता क्या है। तो धीरे धीरे हम लोग डिटेल में बातें करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो सर, सबसे पहला सवाल, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या क्या होती है? अगर बड़ी सिंपल इसको समझाएं तो जब आपका जन्म हुआ तो सोलर सिस्टम है ना, हम सब जानते हैं, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, शनि है, गुरु है, मंगल है। तो जब आपका जन्म हुआ तो ये प्लेनेट कहाँ पे मौजूद थे? स्काई में, आसमान में। उसकी फोटो खींची गई, ठीक है। उसकी फोटो खींचकर उसको एक कागज पे लिखने का तरीका है, जिसे आप कुंडली कहते हो। जी हाँ, वो एक रेक्टेंगल होता है, उसमें ट्रायंगल्स होते हैं जी। उसमें 12 हाउस होते हैं, ठीक है, और 12 राशियां होती हैं जी। ये राशियां कुछ और नहीं, एड्रेस है। ओके। कि आप गुड़गांव में रहते हो नवनीत जी, वहाँ का कोई एड्रेस होगा। बिल्कुल। आप मुझसे मिलने आए तो मैंने अपने नोएडा का एड्रेस दिया आपको, तो आप जीपीएस लगाया, अपने आप आ गए। आपको पता था कि अरुण जी यहाँ मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जब इन प्लैनेट्स का एड्रेस फाइंड करना, तो वहाँ तो सेक्टर बटे नहीं थे। तो हमारे एंसेस्टर ने आसमान को 12 बराबर हिस्सों में बांटा और हर एक हिस्से को एक सेक्टर का नाम दे दिया। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ऐसे करते करते सारी राशियों को नाम दे दिए। अब बताना आसान था कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है। तो जब आपका जन्म हुआ तो सारे प्लेनेट देखे गए। 7 सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, 2 हमारी शैडो प्लेनेट होते हैं, राहु केतु, आपने सुना होगा। इनको एक कुंडली में लिख दिया गया। अब इससे पढ़कर आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, ये सारी चीजें बताने का जो विज्ञान है उसे ज्योतिष कहते हैं, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। मैंने बड़े सिंपल तरीके से बताया है। एक्चुअली में ज्योतिष बहुत बड़ा है। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक जिंदगी कम पड़ती है आपको ज्योतिष सीखने में, ठीक है। तो ज्योतिष वो अखबार में जो आप पढ़ लेते हैं कि मेरा महीना कैसा जाएगा, मेरा हफ्ता कैसा जाएगा, राशिफल, वो ज्योतिष नहीं है, ठीक है। वो आप जो मंथली हॉरोस्कोप या वीकली डेली हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, लव मीटर देख लेते हैं, वो ज्योतिष नहीं है, ठीक है। वो ज्योतिष का एक बहुत 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 बेसिक सा वर्जन है। ज्योतिष बहुत डीप में और बहुत डेप्थ है। और
अक्सर लोग ये एक लड़ाई करते हैं कि इसमें विज्ञान कहाँ है, साइंस कहाँ है। जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं ना नवनीत जी, तो आपको एहसास होता है कि इसमें विज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें साइकोलॉजी है, इसमें फिलॉसफी है, इसमें फिजिक्स है, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें विज्ञान तो है ही सारा कुछ, और इसको बताने के लिए आपको कलाकार होना पड़ेगा। तो इसमें आर्ट भी है। एस्ट्रोलॉजी इज़ एन आर्ट, कला है ये, कि आप उसको इतनी सारी चीज़ें, जब एक एस्ट्रोलॉजर एक कुंडली पढ़ता है उसके दिमाग में 200-250 रूल्स चल रहे होते हैं, टेक्निक्स चल रही होती हैं, तब वो जाकर एक बात बोल पाता है आपसे, ठीक है, और उसकी बात सही होती है, तब आप कहते हो कि हाँ काम करते हैं। इस सब्जेक्ट के साथ जो गलती हुई वो ये है कि बहुत सारे लोग ना डेप्थ में गए नहीं, इसको ना पढ़ने गए, ना इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। 2008 के बाद से बहुत ज़्यादा अच्छी कोई ज्योतिष की किताब भी नहीं आई है, ठीक है। तो इसके लिए इतनी रिसर्च इसमें करना लोगों ने भूल गए, छोड़ दिया लोग कहीं ना कहीं। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ऊपर ऊपर की बातें हैं लोग वो करते गए, किसी के लाइफ में रिलेट हुआ, किसी से नहीं रिलेट हुआ। पर मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सब्जेक्ट में दम नहीं होती तो ये वेद व्यास के जो पिताजी हैं पराशर ऋषि, उन्होंने पहली बार वृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा था, जिसमें ज्योतिष के सिद्धांत हम लोगों को दिए गए थे। तब से लेकर आज तक ये रेलेवेंट है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि नहीं काम कर रही होती वो इतने टाइम तक रेलेवेंट नहीं रहती। तो ज्योतिष आपका जीपीएस समझ लीजिए, कि वो बता देगा कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, चलना अभी भी आप ही को है, करना अभी भी आप ही को। और एक चीज़ और इसमें मैं बढ़िया अभी मैंने समझी है कि आप किसी को कितने बड़े उपाय बता लो कि ये रेमेडी कर लोगे तुम्हारा ये हो जाएगा, वो कर दोगे, वो यूट्यूब वाली रेमेडी नहीं, ठीक है, जो असल में ज्योतिष की रेमेडीज होती है, जब तक उसका टाइम या काम नहीं बनना है वो रेमेडी तक नहीं कर पाता। ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर किसी को किसी एक मंदिर में या टेम्पल में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जाना होता है, कुछ अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग होता है। आप बताते रह जाओगे कि तुम महाकाल चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, उसके पास समय भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर वो जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं एक बड़ा फेमस डायलॉग कहता हूँ कि रेमेडी वो जो कभी ना हो, उपाय वही होते हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजर बताएंगे, ब्रह्मा जी आकर बता देंगे, आप कर नहीं पाओगे। तो ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ साइंस मत ढूंढिए, ये बहुत कुछ है। और ये मेरी बातें आपको उस दिन समझ में आएंगी जब आप पढ़ना शुरू करोगे। इसीलिए नवनीत जी मैंने सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दिया। मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसे कर दूं कि आओ तुम्हारी ये समस्या, ये उपाय है, ये उपाय है, लो उपाय, तो मैं उपायाचार्य बन जाऊँ। आजकल ज़्यादा चलता है उपायाचार्य, काफ़ी फेमस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को पढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए। तो पहले खुद पढ़ना पड़ा, खुद पढ़ा तो समझ में आया कि पढ़ाने वाले अच्छे टीचर मेरे हिसाब से तो मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी जो बताने की लैंग्वेज है वो सप्तमेश के मालिक अष्टमेश में बैठे हैं, सप्तमेश और द्वादश की युति हो गई है। अब ये शब्द सुनकर जो नई जनता है, नई ऑडियंस, वो कहेगी रहने दो भाई, ठीक है, हम नहीं सीखने वाले। तो मैंने कोशिश की कि जिस तरह से मैं बात करता हूँ उसी तरह से आपको ज्योतिष समझाऊं, ठीक है। तो अकल्ट गुरुकुल और एस्ट्रो पंडित में यही मेरा मोटिव था, अपनी भाषा में। तो मैंने बहुत सारा ज्योतिष अब तक पढ़ा दिया। लोग इवन कमेंट भी करते हैं कि हम आधे पंडित बन चुके हैं, ठीक है, ज्योतिष पढ़ कर। मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्योतिष पे मानो ना मानो, ना ज्योतिष को फर्क पड़ता है, ना मुझे पड़ता है, ना किसी को पड़ता है, ठीक है। आप कभी इस सब्जेक्ट को बुरा मत कहना कि ये काम नहीं करता, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप जिस दिन पढ़ लेना उसके बाद आपके पास अथॉरिटी है कि आप कुछ इसको कह पाएंगे। तो जिसने गीता नहीं पढ़ी ना, उसको गीता के बारे में कुछ बोलने की अथॉरिटी नहीं है। जिस दिन आप ज्योतिष पढ़ना उस दिन कुछ कहने आना, और नहीं आ पाओगे, मुझे पता है। बिल्कुल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये पामिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है? जो हाथ देखते हैं, हस्तरेखा एंड ऑल, उससे अलग है या सही में? तो एक अकल्ट, एक मान लीजिए कि एक अम्ब्रेला है, ठीक है, अकल्ट एक नाम है। अब अकल्ट के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। इट इज़ लाइक कि मुझे अभी जम्मू कश्मीर पहुंचना है, तो मैं गाड़ी से भी जा सकता हूं, मैं पैदल भी जा सकता हूं, मैं फ्लाइट लेकर भी जा सकता हूं। सबका मंजिल वही है, पर पहुंचने के तरीके हमारे अलग अलग हैं। तो अकल्ट के अंदर कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी उसमें आता है। अब एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस नई नई खुली। एस्ट्रोलॉजी में भी केपी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब ज्योतिष है, आपका भृगुनंदी नाड़ी है, अरुण ज्योतिष आ जाता है साउथ में हमारा, ठीक है। कई सारे ज्योतिष की ब्रांच हैं इसके अंदर। फिर न्यूमरोलॉजी एक आपने सुना होगा, अंक ज्योतिष, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिष से निकला। अब ज्योतिष अलग अलग देशों में अलग अलग है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी है, जापानीज एस्ट्रोलॉजी भी है, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी भी है। उसके बाद तंत्र भी आता है, साधना भी आती हैं, पामिस्ट्री भी आ जाता है, आयुर्वेद भी आता है, योग भी आता है। ये सारे चीज़ें इस अकल्ट के ब्रांच में आ जाते हैं। इन सब का एक ही जगह पहुंचाने का मकसद है आपको, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, खुश रहें और सबसे आगे जाएं। तरीके अलग अलग हैं,
ठीक है। तो जो पामिस्ट्री की आपने बात कर रहे हैं, इसमें आपकी रेखाएं होती हैं, ठीक है। मेजर 4 रेखाएं होती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा होती है, और यहाँ से एक लाइन निकलती है जो मेरे हाथ में नहीं है, मस्तिष्क रेखा, ठीक है। तो ये 4 लाइनें होती हैं। तो एक सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा हस्तरेखा विज्ञान है। ये सामुद्रिक शास्त्र में आपने कई बार वीडियो देखे होंगे कि जिनकी नाक ऐसी होती है, जिनके होंठ ऐसे होते हैं, जिनके कान ऐसे होते हैं, तो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे ही हस्तरेखा विज्ञान भी हमारे एंसेस्टर्स किताबें लिख कर गए हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। इसमें भी बहुत, जब डीप में आप जाओगे तो बहुत मज़ा आता है इसमें भी, कि ये एक मात्र ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है समय के साथ, ठीक है। आपकी रेखाएं जो आज से 2 साल 4 साल पहले थी वो अब नहीं रहती हैं, ये चेंज होती रहती है, आपके कर्मों के हिसाब से बदलती रहती है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो ये हस्तरेखा विज्ञान यहाँ से आता है। ठीक है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सनसाइन, राशिफल। तो राशि एग्जैक्टली मेरी राशि क्या है? क्योंकि मैं पहले जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था तो उसमें नाम से भी राशिफल होता था कि अगर आपका नाम, इफ़ योर नेम स्टार्ट्स विद एन, एम और ना, म, त से स्टार्ट हो रहा है तो आपकी ये राशि है, ये राशि है। और एक होता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? 80% से ज़्यादा लोगों को अपनी राशि नहीं पता है। तो इसका मतलब मेरा सवाल सही है? यस, आपका सवाल बहुत सही है और बहुत बेसिक सवाल है। 3 तरह की राशियां एक इंसान की हो सकती हैं। 3, एक आदमी की 3 राशियां हो सकती हैं। हमें लगता है कि मेरी एक ही राशि हो सकती है, ठीक है। ये तो मैं पहली बार यस जी। एक राशि आप किस महीने में पैदा हुए, जो 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में ब्रैकेट में जो पे सारे के सारे लियो है, 21 अगस्त से 21 सितंबर में सारे के सारे वर्गो हैं, 21 सितंबर से 21 अक्टूबर सारे के सारे लिब्रा हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे सनशाइन। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, यानी 1 महीने रहता है। पूरा चक्कर सूर्य 12 महीनों में काटता है, यानी कि जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आता है, इसलिए 12 महीने होते हैं, इसलिए सब कुछ 12-12 में डिवाइड किया गया है। और सूर्य के उस एक राशि में रहने को हमने बोला कि ये आपका सनसाइन है। पर ये एक फ्लॉट सिस्टम है। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि आप सिंपली मुझसे कह दोगे कि 21 जुलाई से 21 अगस्त यानी 30 दिन में कितने सारे लोग पैदा हुए होंगे, सबकी राशि सिंह है, क्या सबके साथ सेम होगा? आंसर है नहीं। तो ये सिस्टम नवनीत जी वेस्ट का है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया चाइनीज है, जापानीज है, इंडियन है, ग्रीक, ऐसे एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसमें उनका ये सिस्टम है। पर इजी टू रिमेंबर है, बड़ा आसान है कि आप अगर अगस्त में पैदा हुए तो आप लियो हैं, तो ये एक है, ये सनशाइन कहेंगे आप इसको। तो कहीं पर भी आमतौर पे जो टैरो रीडर होते हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो आपको इस राशि की बात कर रहे होते हैं। फिर एक राशि आपके नाम के अक्षर से आती है। आपको याद होगा जब पुराने टाइम में जब बच्चे पैदा होते थे, जन्म होता था उनका, तो पंडित जी आते थे, बच्चे की कुंडली बनाते थे और माता पिता को कुछ अक्षर बता देते थे कि सा से, रा से, ला से इस बच्चे का नाम रखना। तो हर राशि को कुछ अक्षर डिसाइड किए गए हैं कि हर राशि के ये अक्षर होंगे। यही आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि कुंभ राशि के आगे लिखा है सा सा सू सू सी सी, अगर इससे आपका नाम है। तुला राशि के आगे लिखा है रा रा रू रू री री। कर्क राशि के आगे हा हा लिखा हुआ है। तो ये कुछ अक्षर हर राशि को दे दिए गए थे। तो पंडित जी आते थे, आपकी कुंडली बनाते थे, कुंडली में चंद्रमा देखते थे कि चंद्रमा किस राशि में है, उस राशि का अक्षर माता पिता को बता देते थे। माता पिता उस अक्षर से बच्चे का नाम रख देते थे। अब वो बच्चा कभी भी कहीं पर भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उसका नाम पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है। पूछते ही एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाएगा इसकी राशि क्या है। इससे सीधे पता चल जाएगा आज इस राशि में कौन से ग्रहों का ट्रांजिट या गोचर चल रहा है, वो आपको बारे में बता देता है। लेकिन ये होता था, अब नहीं होता। अब बच्चों के नाम विहान, आहान, टियान, ओरी, नोरी और इस तरह के कियाना, नायरा, मायरा, लोगों को यही नाम है, कियारा। तो अब पंडित जी कुछ भी बता के जाए, उससे उन्हें मतलब नहीं है, वो अपने बच्चे का नाम अपने अकॉर्डिंग रख रहे हैं। तो ये सिस्टम अब नहीं काम करता। तो अपने नाम से राशियां देखना और जानना बंद कर दीजिए, अब कोई काम नहीं है उसका। लास्ट सिस्टम जो आता है, जो मोस्ट एक्यूरेट है और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि ये राशि आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जितनी 7.5 लगेगी, जितनी दशाएं आपकी काम करेंगी, ये इस एक राशि पे की ही बात हो रही होती है, और वो है आपकी मून शाइन। सिंपल है, आप किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर में जाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए और देखिए कि आपका चंद्रमा किस नंबर में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जिस नंबर में बैठा, वो नंबर आपकी राशि का नंबर है, ठीक है। तो जैसे मेरी कुंडली में जब मैं खोलूंगा तो चंद्रमा के नीचे 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर कुंभ राशि का होता है, तो मेरी राशि कुंभ है। तो मेरा मून शाइन कुंभ है, मेरा सन शाइन लियो है और मेरे नाम से मैं लिब्रा हूं, ठीक है।
अब इन सब में मुझे सबसे ज्यादा देखना क्या है, मुझे सिर्फ अपना मून शाइन देखना है। सही। ठीक है, तो आप अगर कोई राशि देख रहे हो तो अपना चंद्र राशि देखो। इंडिया में मेजॉरिटी जो एस्ट्रोलॉजर जिस राशि की बातें करते हैं वो आपकी चंद्र राशि की ही करते हैं। अब कई बार मैं वीडियो बनाता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें राशि वाइज बता देता हूं। अब ये बताना भूल जाता हूं कि ये किस राशि से बनाई है। तो 30-30, 40-40 साल हो गए हैं लोगों को, वो अपना सनसाइन से ही देखते चले आ रहे हैं। तो वो उस वीडियो में भी अपने सनसाइन का राशिफल देख लिया उन्होंने, अब मैच नहीं करता, काम नहीं करता, ये सारी चीज़ें वो बनाया ही नहीं गया था कभी सनसाइन के ऊपर, उसे मून शाइन के ऊपर बनाया गया। तो आपको हमेशा अपनी चंद्र राशि पता होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। नाम से भूल जाइए, सनशाइन एक बर्ड आई व्यू है, ऊपर ऊपर की बातें बता देगा आपको। ठीक है, मतलब इट इज़ लाइक, आप खुद सोचिए ना, एक महीने में इतने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, तो सबकी एक जैसी राशि है, तो सबके साथ एक जैसा कैसे हो सकता है। मून शाइन में जबकि चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में राशि बदल देता है और 2 घंटे में आपका लगन बदल जाता है। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा माइन्यूट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बहुत मुझे खुद नहीं पता था, और जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो मुझे लगा यार आज तक तो मैं गलत ही देख रहा था। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट आते हैं, ये मूलांक और भाग्यांक क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले ज्योतिष आया, एस्ट्रोलॉजी आई। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों की परिकल्पना हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो ऋषि थे, उन्होंने दी हमें। फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बाकी के जो आउटर प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, इनको ऐड किया गया। अब जब ये होते होते जब ये सब्जेक्ट बना तो ये बड़ा भारी सब्जेक्ट हो गया, बड़ा ऐसा लग रहा था यार हर कोई नहीं समझ पाया। तो आज से आप थोड़ा सा 50-60 साल पहले जाइए, ज्योतिष गिने चुने परिवार करते थे। ठीक है, और वो नॉलेज उनके परिवार में रहा करती थी। ठीक है, अब तो माहौल बिल्कुल बदल गया, पर वो टाइम था कि गुरुकुल में जो गुरु है वो अपने शिष्य को पढ़ाएगा या अपने बेटे को पढ़ाएगा, और ये ज्ञान उस फैमिली में ही रहेगा। क्योंकि इतना टफ होता था, लड़कियों को बिल्कुल कह दिया गया था आप ज्योतिष मत सीखो, क्योंकि लड़कियां अगर ज्योतिष सीख जाएंगी तो एम्पावर हो जाएंगी तो घर से बाहर निकलेंगी, वो समाज चाहता नहीं था। ठीक है, तो ज्योतिष को बटोर के रखा गया, टफ भी था और ये भी किया गया। धीरे धीरे जब अच्छे टीचर्स आए तो ज्योतिष निकलने लग गया बाहर। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा इजी बना देते हैं, इसको आसान बना लेते हैं। तो रचना हुई लाल किताब की। ठीक, लाल किताब इज़ वेरी इजी। ये जितने राशि ग्रह उसमें कोई ज़्यादा उसमें झंझट नहीं है। सारी कुंडलियाँ मेष लगन की हैं, सारी, मेरी भी आपकी भी। बस प्लेनेट किस हाउस में बैठा है यही देखते रहो। तो उसको एक सिंप्लीफाइड, एक कंडेंस्ड फॉर्म में लाल किताब लिखी गई। उसको और आसान बनाने में फिर अंक ज्योतिष आया। तो अंक ज्योतिष जो है वो सिर्फ नंबर्स की बात करता है कि आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उस डेट ऑफ बर्थ में कई सारे नंबर है। अब आपकी जो सिर्फ डेट है, जैसे नवनीत जी आप किस डेट में जन्म हुआ है? 6 सितंबर। तो आपका जो मूलांक होगा उसमें हमें सितंबर नहीं देखना है, सिर्फ ये जो 6 है डेट आपकी, ये आपका मूलांक हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब इसको प्लेनेट से जोड़ना था। ठीक है, तो अगर आप न्यूमरोलॉजी अलग अलग कंट्रीज में देखेंगे, जैसे ताइवान में, चाइना में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, यहाँ पे नंबर 6 मतलब नंबर 6, राइट। पर इंडिया में आते ही हमारे पास 9 ग्रह थे, 9 नंबर थे, तो हमारे लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। तो नंबर 6 शुक्र का अंक हो गया, वीनस का अंक हो गया। जैसे मैं 1 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है तो मेरा मूलांक 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई है, जैसे लेट्स सपोज किसी का 21 तारीख को जन्म होता है तो उसका 21 मूलांक नहीं होगा, 2 + 1 = 3 करना पड़ेगा, तो उसका मूलांक 3 हो जाएगा। तो मूलांक आपकी डेट है, भाग्यांक जो है आपकी डेट, मंथ और ईयर, इन सब को जोड़ दो। ठीक है, और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, वो आपका भाग्यांक है। अब ये करते क्या है, मूलांक आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है, पर्सनालिटी के बारे में बताता है, और जो भाग्यांक है वो आप किस रास्ते पे, किस तरह का काम पसंद करोगे, कहाँ पे, किस लाइफ में किस रास्ते पे जाओगे, आपकी डेस्टिनी क्या होगी, उसके बारे में बताता है। इनकी स्टडी, अब ये कॉम्बिनेशन बदलते रहेंगे, किसी का मूलांक 6 होगा, भाग्यांक 3 है, किसी का मूलांक 6, भाग्यांक 4 है, ये स्टडी इसकी बदलती रहेगी। और सिर्फ यही 2 नंबर नहीं होते, एम्बिशन नंबर, एटीट्यूड नंबर, चैलेंज नंबर, पिनेकल नंबर, देयर आर सक्सेस नंबर, इतने सारे नंबर होते हैं जो कि आपके सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में है। और इस नंबर से क्या होता है? अलग अलग चीजें पता चलती है। एक किसी का एग्जाम्पल अगर आप ले पाए। मूलांक ही ले लेते हैं, सबसे आसान है, लोगों को सक्सेस नंबर। सक्सेस नंबर, अच्छा सक्सेस नंबर आपकी डेट और आपके मंथ को ऐड करो जी, ठीक है, और उसको जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो मैं 1 अगस्त को बॉर्न हुआ हूँ, तो 1 और अगस्त का नंबर है 8, तो 1 + 8 = 9, तो मेरा सक्सेस नंबर 9 है। सक्सेस नंबर की फिलॉसफी ये है कि यूनिवर्स आपको चाहता था एक तरह से बनाना कि नवनीत जी आप कॉन्फिडेंट बनना, आप हमेशा वोकल रहना, और आप कभी किसी से दबना मत।
ठीक है, ऐसे करके 10 पॉइंट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स ऐसा चाहता था, पर नवनीत जी की कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग, कॉलेज में गए, समाज सोसाइटी ने क्या पता उनको दबा दिया हो, उनकी ये क्वालिटी कभी बाहर आने ही नहीं दी थी उन्हीं के अंदर, पर उनको कभी इसको लाने का दुनिया के सामने मौका नहीं मिला। ठीक है, तो इस वजह से वो भटक गए। तो सक्सेस नंबर आपको रिमाइंड कराता है कि ये ऐसा बनाना चाहता था यूनिवर्स तुम्हें, खुद से देख लो हो क्या ऐसे। तो आप कि जब लोग सक्सेस नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं यार ऐसा मैं 5 साल पहले था, या बचपन में मैं ऐसा था। ठीक है, मैं पैदा ऐसा हुआ था, हाँ, सिस्टम ने मुझे मेरा ऐसा बना दिया। कुछ कहते हैं कि हाँ मैं आज भी ऐसा हूँ। ठीक है, पर लोग ये चीज़ होते, तो बस वो एक रिमाइंडर है कि आप ऐसे ही बनने चाहिए थे। अभी अगर आप कहीं इधर उधर हो गए हो तो लाइन पे आ जाओ। तो इसमें कभी ऐसा भी होता है कि किसी का सक्सेस नंबर में खराब चीजें हो? नहीं, खराब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, यूनिवर्स हर किसी को खराब नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, कि तुम बर्बाद बनना, तुम ऐसे हो जाना, तुम चोर बनना, तुम यहाँ पे जाके मर्डर कर देना, ऐसा कभी कुछ नहीं था। ठीक है, हमेशा अच्छी थी, पर ये कंडीशनिंग आपकी किस इन्वायरमेंट में क्या हुई उसने बदल दिया। तो ये सक्सेस नंबर प्रिडिक्शन नहीं है, जैसे भाग्यांक और मूलांक को जोड़कर प्रिडिक्शन की जाएगी कि कैसा जाएगा साल 2026। सक्सेस नंबर एक रिमाइंडर है। ठीक है, कि अभी भी मौका है, हाँ सुधर जाओ या इस लाइन पे आ जाओ, आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, आप इसको प्लीज हार्नेस करो, इसको दबाओ मत। तो आपके जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उसमें मूलांक और भाग्यांक का बहुत जोर होता है, इसलिए मैंने सोचा जो सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक ही समझ लें, सो दैट हमारे दर्शकों को देखने में आसान होगी ये एपिसोड भी, या बाकी भी कोई अगर आपका वीडियोस देखना चाहते हैं तो। अब हम आते हैं कि अगर इन चीज़ों से कुछ चेंज किया जा सकता है क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरा बृहस्पति डाउन है या कुछ इस टाइप से शुक्र डाउन है, तो इन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है? अगर आपका सवाल ये है कि क्या मैं ज्योतिष और अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री ये सब सीख के अपना भाग्य बदल सकता हूँ, तो आंसर है नहीं बदल सकते। ठीक है, आप उल्टे खड़े हो जाएं कुछ नहीं बदलेगा, इवेंट वैसा ही होगा जो लिखा था। ठीक है, आप बदल क्या सकते हैं, फिर मैं पढ़ूं क्यों, ये सब इतना ड्रामा क्यों हो रहा है, लोग इतना क्यों ज्योतिष कर रहे हैं। आप उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। हमने मिर्च खाई, हमें कड़वा लग गया। ठीक है, अब आप उस कड़वेपन को हटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग पानी पिएंगे, कुछ मीठा खा लेंगे। ठीक है, अब आप एक्चुअल में जब साइंस की बातें करोगे तो वो कड़वापन कहीं गया नहीं, लेकिन जब आपने मीठा खाया तो उससे लड़ने की ताकत आपकी जीभ को मिल गई। ठीक है, बस ज्योतिष की रेमेडी यही करती है। ठीक है, इवेंट अभी भी वैसा होगा, जैसे अगर कोई ज्योतिष प्रेडिक्ट करता है कि अगले साल ना आपका जॉब नहीं रहेगा आपके पास, 2-3 महीने आप बेरोजगार रहोगे। ठीक है, अब ये बात मुझे आज पता चल गई, तो मैं उन 3 महीने का बैकअप फंड बचा सकता हूँ। जॉब तब भी जाएगी, लेकिन इस बार मैं तैयार था। बस ये फर्क है। इवेंट आप नहीं बदल सकते नवनीत जी। ठीक है, मैं क्या, वो सिर्फ श्री हरि बदल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सबसे ज़्यादा अमीर सारी जगह एस्ट्रोलॉजर ही होते। ठीक है, उनके लाइफ में भी जो इवेंट लिखे हैं वो आप नहीं बदल सकते, बस तैयार रह सकते। इसलिए एस्ट्रोलॉजर खुश मिलेंगे आपको बहुत, उनको पता है कि जो भी हो रहा है राहु शनि उनको मन को अपने आप को समझा लेते हैं, वो ज़्यादा दुखी नहीं मिलेंगे आपको। पर हाँ, इवेंट आप नहीं बदल सकते। तो कोई भी आपसे कहे कि मेरे पास आ जाओ, ये पुड़िया दे दूंगा तुम्हें और रातों रात बरसेगी लक्ष्मी, धन की होगी वर्षा, अंबानी जी ले लेंगे गोद, नहीं होता कुछ। ठीक है, तो आपको मेहनत अभी भी उतनी करनी, जो कर्म लिखे वो भोग के ही जाने हैं। बस जब आपको पता चल जाता है तो कुछ स्मार्ट लोग तैयारी कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, प्लान बना लेते हैं। जैसे अभी परसों ही मैं एक भाई साहब की कुंडली देख रहा था, मैंने कहा कि आपका बच्चा बड़ा होकर बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बनेगा, वो इनडिसिप्लिन बनेगा। ठीक है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो कोशिश करिएगा कि उसको डिसिप्लिन की जो अहमियत है वो बचपन से आप सिखा दो। ठीक है, कोशिश करिएगा। ठीक है, अब मुझे पता वो कोशिश करके भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो बिजनेस चलता है, बच्चे पे ध्यान नहीं रहेगा, वो अपनी रास्ता अलग बना लेगा, पर एज अ एस्ट्रोलॉजर मेरा काम उनको गाइड करने का था, बोलने का था। करना ना करना सब श्री हरि के ऊपर है। आपने दिल तोड़ दिया सर मेरा। बदला नहीं जा सकता है ना, उपाय करके कुछ जो होता है। सिर्फ आप अपने होने वाले जो इवेंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। भाग्य नहीं बदल सकते आप, अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। आप देखोगे कई सारे लोग, बहुत ट्राई किया उन्होंने, बहुत मेहनत करी उन्होंने, नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मेंट टू बी। अभी इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया सारे मैच जीती थी और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गई थी। बेस्ट टीम थी उस समय, करेक्ट, उससे ज्यादा अच्छी, और उसी ऑस्ट्रेलिया को पहले हराया था। ठीक है, तो सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट फॉर यू, वो नहीं होंगी, दैट्स इट।
तो लेकिन अगर ऐसा हम सोचें फिर तो लोग मेहनत करना कम कर देंगे। नहीं कर पाएंगे। आप करके दिखा दो। आप मेरी बात सुनिए ना, अब आप करके दिखा दो। आप इसके बाद पॉडकास्ट मत करना और चले जाना मालदीव में सोना। नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। नहीं कर आप किसी ये इतनी फिलॉसफी की ज्ञान की कितनी बातें नहीं कर पाओगे आप। अभी मैंने ये मैं लाइनें कई जगह बोल चुका हूँ, कई बार लोगों को समझा चुका हूँ। लोग अच्छा ऐसा है तो फिर आज जाके मैं अपने बॉस को उल्टा सीधा बोल दूंगा। मैं कहा बोल के दिखाओ, दम हो तो बोल के दिखाओ। ठीक है, नहीं कर पाते लोग, नहीं कर पाते, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही ये जो मेरा तो देखिए ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी फ्री विल नहीं है आपके पास। जैसे हम अपनी अब नवनीत जी आपका मन करेगा मैं थोड़ा 6 फीट का हो जाऊं या 6.5 फीट का हो जाऊं, तो अब आप अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। कुछ एरिया में आपको फ्री विल मिली है। इवन गीता में 18वें अध्याय में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके पास फ्री विल है। ठीक है, कुछ जगहों पे। ठीक है, तो आपको और रियलिटी की बात बताऊं ना, तो ये जो ग्रह होते हैं ना, ये ग्रह कहीं ऊपर नहीं है आसमान में, ये सब आपके अंदर है। सूर्य आपकी फेम की चाहत है, अथॉरिटी की चाहत है जो आपके अंदर है कि मैं फेमस हो जाऊं। शनि जो है वो दौलत की, वेल्थ की चाहत है, हार्ड वर्क कराने की चाहत है, बहुत मेहनती बन जाऊं मैं और डिसिप्लिन बन जाऊं। राहु जो है कि दुनिया जीत लेने की चाहत है कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई कुछ ना हो। गुरु जो है वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लकी रहूँ मैं, ये इसकी चाहत है। चंद्रमा हमेशा मैं इमोशनली फुलफिल फील करूँ। ठीक है, हमेशा मैं इमोशनली, मुझे कभी भी बुरा ना लगे, रोना ना आए, ये इसकी चाहत है। बुध आपकी बिजनेस की चाहत है। शुक्र आपकी सारी मोहमाया लग्जरी इनकी चाहत है। ये सब हम सब के अंदर होता है। ये ग्रह हम कहते हैं ज्योतिष में कि ऊपर है, एक्चुअली में ये सब आपके अंदर है। आप किसी में इनके मीटर ऊपर नीचे हैं बस। सिर्फ एक प्लेनेट ऐसा होता है जिसकी कोई चाहत नहीं, वो केतु है। ठीक है, वो सब कुछ छोड़ने की बात करता है। केतु की ये फिलॉसफी है ज्योतिष के अंदर कि वो सारे मल्टीवर्स में आप जितने रूप ले सकते थे। किसी मल्टीवर्स में नवनीत जी सुपरस्टार हैं, किसी मल्टीवर्स में नवनीत जी एक शेफ हैं, आज ये धरती पे इस युग में वो एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। तो केतु सब देख कर आया है, इसलिए वो सिर्फ सब कुछ छोड़कर आत्मा के परमात्मा से मिलन की बात करता है। तो ये सारे प्लेनेट आपके अंदर है। अब ये आपको फंसाते हैं। आपने जो डिसीजन 5 साल पहले लिए थे, आज उसी की रोटी खा रहे हो। करेक्ट। ठीक है, जब भी आप कहीं, ये प्लेनेट एक सिचुएशन, एक सिनारियो क्रिएट करेंगे। ठीक है, और कहेंगे जाओ खेलो। ठीक है, अब उस एक छोटी सी विंडो में आपको मिलता है फ्री विल का चांस। मैं चाहूं तो मैं रिएक्ट ना करूं, मैं चाहूं तो रिएक्ट कर दूं। जैसे अभी आपकी मेरी लड़ाई हो जाए यहीं पर। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं भी ये माइक निकाल के आपके ऊपर हमला करूं। ठीक है, मैं चाहूं तो चुपचाप बैठा रहूं, ये कैमरा रिकॉर्ड हो रहा, अभी नहीं लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटा सा मूवमेंट है, मैं अपने रिएक्शन को उस पर कंट्रोल करना मैं चाहूं तो। अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाएंगे। किसी ने गाली दी, मैं भी गाली दे दूंगा, किसी ने मारा, मैं भी मार दूंगा, तो एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, बस वही फंस गया। तो ये प्लेनेट आपको सिर्फ सिचुएशन में डालेंगे। अब वहां पर आप अगर अपने एक्शंस को कंट्रोल कर ले गए तो कर ले गए, लेकिन नहीं कर पाओगे। कौन कर लेगा? इसीलिए आप देखोगे जो ऋषि हैं, जो संत लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जिन्होंने सालों साल मेडिटेशन किया है, अपने मन को ही तो कंट्रोल किया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये इच्छाएं होती हैं व्यक्ति के अंदर, नॉर्मल व्यक्ति, उन्होंने इसी पे तो कंट्रोल किया है। वो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को बचा ले जाते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो आप भी देखते होंगे। बिल्कुल। ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी को मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति आके अपशब्द भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, वो उसको गुस्सा करेंगे, वो और उल्टा बोल देंगे, या तेरा भला हो। बिल्कुल, ये ये होता है एक संत, ये होता है एक महात्मा। सर रिसेंटली मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन घर में टीवी चल रहा था एंड आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू, तो मैंने देखा, मैं सुना कि कोई बोल रहा था कि इसका राहु 10वें घर में है, राहु 10 में है तो दुनिया वश में है। इसका क्या मतलब होता है, और ये सच है क्या? तो राहु 10 में दुनिया बस में एक फेमस डायलॉग है। ठीक है, अभी ऐसा कहा क्यों जाता है? 10वां घर कुंडली का आपका कर्म का घर होता है, करियर का घर होता है, आपके स्टेटस का घर होता है। जब राहु उसमें जाता है तो व्यक्ति बहुत मेहनती बन जाता है। तो अब इस व्यक्ति के हाथ में अब ये किस्मत की डोरी से नहीं घूमेगा, इसके हाथ में राहु ने दे दिया, कि राहु को कलयुग का राजा भी बोला जाता है इसलिए। ठीक है, कि बेटा अब तुम जो मेहनत करोगे तुम्हें वो मिलेगा। तो कुछ कुंडलियां ऐसी बन जाती हैं प्लैनेट्स की वजह से कि वहां पे किस्मत अच्छी खराब का वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये अपने हार्डवर्क से अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, इसलिए कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों? उसके बाद मैं
चैट जीपीटी पे डाला जो मेरा राहु किस घर में, तो उसने बताया राहु 10वें घर में है। मैं खुश हो गया जब चलो दुनिया मेरे वश में है। आप तो फिर तो मेहनत दुनिया से ही आपके लेके आ रहे हैं। अब दुनिया अपनी मेहनत से ही आएगी, तो अंत में सब कुछ मेहनत से आएगा, अंत में सब कुछ कर्म से आएगा। कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा ये अंगूठी पहन लो और अपने आप से आ जाएगा। गलत है ये भावना। ये इंडियंस की एक साइकोलॉजी बन गई क्विक फिक्स की। ठीक है, नहीं होता। व्यूज जल्दी आ जाते हैं, अच्छे आ जाते हैं उस पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो अंत में सोचिए कितनी बड़ी बात है नवनीत जी, अगर आपका राहु 10 में है तो आप बहुत कम से बहुत आगे आए होंगे। ठीक है, राहु 10 में आपके हाथ में दे दिया गया कि भाई तुम मेहनत करके कुछ भी बना सकते हो। कितनों की कुंडली में ऐसा है कि तुम मेहनत भी कर लो बेटा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज जिनकी कुंडली ऐसा है कि मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कुछ योग करके कुछ उपाय करके उसको ठीक किया जा सकता बस उनको डायरेक्शन दी जा सकती है। डायरेक्शन दी जा सकती है। आपको उस सेक्टर में भेजा जा सकता है या उस जगह भेजा जा सकता है जहां पर आप थोड़ा बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। जहां पर अभी है उससे बहुत बेहतर। जैसे कि मैं कानपुर से आता हूं और वहां पर एक बहुत बड़ा कल्चर है सरकारी नौकरी का। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, हर दूसरे घर में, कानपुर ही नहीं पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी। ठीक है, मेरे खुद के कई सारे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ स्कूलिंग करी, कॉलेज किया, 2017 के हम लोग पास आउट हैं, आज 2025 हो गया है, 8 साल बीत गए हैं, वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। वो 30 साल के हो गए हैं, 32 साल के हो गए, वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक नौजवान जो कि मैं मानता हूं जिनको कि वो बहुत दिमाग से तेज थे, वो स्कूल कॉलेज में बढ़िया नंबर लेकर आते थे, वो जब कोई कंपटीशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी ज़्यादा अच्छे ही रहते थे। अब ऐसा एक टैलेंट भारत ने सरकारी नौकरी के चक्रव्यूह में ख़त्म कर दिया जी। और इतनी उम्र उसमें लगा देते हैं कि जब वो वापस आते तो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अब आपके पास ना कोई स्किल रही ना, अब आपको कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी कहेगी एक्सपीरियंस क्या है वो भी नहीं बताने के लिए रहा, तो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। और जब देख रहे होते हैं उनके दोस्तों की शादियां हो रही, बच्चे हो रहे हैं, दोस्त दुबई की फ़ोटो डाल रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं, उनको और अपने मन को ऐसा लगता है कि यार मैं कैसा ख़राब आदमी हूँ। तो अब अगर इनको राइट टाइम पे कोई एस्ट्रोलॉजर आके बोल दे तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी सरकारी, क्यों इस तरह एफर्ट डाल रहे हो, कितना भी एफर्ट डाल दो नहीं लगेगी, लेकिन तुम एक अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जाकर सेल्स के मैनेजर बन सकते हो या मार्केटिंग हेड बन सकते हो या कुछ भी बन सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से छोड़ो इसको। कई बार चीज़ें कहीं पर छोड़ देनी चाहिए, नहीं थी वो आपके भाग्य में, छोड़ दो। ऐसे ही कुछ लोग किसी लड़की किसी लड़के के लिए भागते रहते हैं और ज़िंदगी का इतना प्रीसियस टाइम खर्च देते, वहाँ पे आके कोई समझा दे कि नहीं मिलने वाली नेहा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे लिए पिंकी बनी है, पिंकी 2 साल बाद आ जाएगी, तुम्हारे काम से मिलेगी तुम्हें, तो लोगों को ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ज्योतिष का बस ये काम है, आपको राह दिखा देगा, आपको रास्ता दिखा देगा। बिल्कुल। एक जब से मैं आया हूँ आपसे मिला हूँ, जब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके हाथों में एक भी अंगूठी नहीं है। अरे आज नहीं पहनी, मैं खूब अंगूठियों के शौक है मुझे। ठीक है, मैं पहनता हूँ, पर आज जैसे रात में सोते हैं ना तो उंगलियां फूल जाती हैं, मैं रात में उतार देता था, भी पहनना भूल गया हूँ। आपको तो पहनता होता हूँ। मुझे लगा ऐसा क्या है जो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य। नहीं, मैं खूब अंगूठियां पहनता हूँ और रत्नों में बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं 3 अंगूठियां पहनता हूँ। ठीक है, और एक नीलम, एक ओपल और एक पन्ना। जी। तो ये जो रत्न होते हैं जो अंगूठियां लोग पहनते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट होता है, कितना इफेक्टिव होता है ये एक कंडेंस्ड, एक तो सबसे पहले नेचुरल रत्नों का ही इफेक्ट होता है। आप सब्स्टिट्यूट पहन रहे हैं या आप नकली पहन रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, जो रत्न होते हैं ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कलर थेरेपी को बेसिकली ये यहाँ पे यूज होता है, और हर रत्न को एक ग्रह और प्लेनेट से जोड़ा गया है। रत्न पहनाने के तरीके बहुत अलग अलग हैं नवनीत जी, और किसी भी किताब में ज्योतिष की एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है कि रत्न को पहनाया कैसे जाए। तो इसके कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हो चुके हैं कि कोई हर एस्ट्रोलॉजर अपने अपने दिमाग से, अपने सोच के रत्न पहनाता है। कोई पहले घर के मालिक का पहनाते हैं, कोई भाग्य के घर के मालिक का पहनाते हैं, कोई खुशियों के घर के, हैप्पीनेस के हाउस के मालिक का रत्न पहनाते हैं। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ प्लैनेटरी एनर्जी है। रत्न उसी प्लैनेट के या ग्रह के पहनने चाहिए जो प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट देने की बात कह रहा है आपकी कुंडली में। गलती लोग ये करते हैं कि मेरा गुरु खराब है, शनि खराब है, तो उसका रत्न पहन लो। कोई आपको मारने आ रहा है तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे भाई दूध पी ले, ये ले दूध पी और ताकतवर हो जा। ठीक है, थोड़ी सी जिम विम कर ले और ताकतवर, फिर मुझे अच्छे से कूटना। ठीक है, तो ये तो आप नहीं कहोगे उससे। ठीक है, तो जो प्लेनेट अच्छा है कुंडली में,
ठीक है, आपके लिए भला करना चाहता है, किसी वजह से, अब कई सारे लॉजिक होते हैं इसमें कि किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका रत्न धारण किया जाता है। और सिर्फ रत्न ही एकमात्र उपाय नहीं होते हैं, ये सबसे फेमस उपाय ज़रूर हैं पर एकमात्र उपाय ये नहीं होते हैं। ज्योतिष में रेमेडीज़ बड़ी महंगी महंगी हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, आप सस्ती रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। आप बिना पैसे की खर्च की रेमेडी, जैसे मंत्र जाप है, दान दक्षिणा है, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। मंत्रों के उपाय सबसे अच्छे काम करते हैं। आपको ग्रहों के मंत्र, बीज मंत्र याद हो, और या फिर आपको कोई पंडित जी बताएं, उनको आप जाप करिए, डोनेशंस करिए, ठीक है। अब इसमें भी ज्योतिष में है कि आपको पर्टिकुलर कौन सा डोनेशन सूट करता है, ठीक है, किस ग्रह से रिलेटेड। अंत में जब आप ज्योतिष पढ़ोगे ना, तो सबको अच्छा इंसान बनाया जा रहा है। शुक्र के लिए गाय को चारा खिलाया जा रहा है, बुध के लिए जो अनाथ बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाई करवाई जा रही है आपके हाथों से, ठीक है। शनि के लिए कहा जा रहा है कि मजदूर की मजदूरी सूखने से पहले उसका जो पैसा है वो आप दे दो। तो हर एक प्लेनेट का आप देखोगे तो यहाँ पर जो भाव है वो यही है कि आप दान दक्षिणा करते रहो। एज अ सोसाइटी जब हम ये करेंगे तो एक सोसाइटी बेहतर बनेगी, अच्छी बनेगी। लाल किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि सारे रिश्तों को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो मंगल खराब है, छोटे भाई के साथ ढंग से बात करो, ठीक है। तुम्हारा गुरु खराब है, पिताजी की सेवा करो। चंद्रमा खराब है, मम्मी के पैर दबाओ, ठीक है। मम्मी से रात में बातें करके और गुड नाइट बोल के सोया करो, ठीक है। तो हर एक बुध खराब है तो बुआ जी से अच्छे से बात करो, मौसी का ध्यान रखो, अपनी छोटी बेटिया का ध्यान रखो अपना। तो लाल किताब में सब रिश्तों की बातें हो रही हैं, ठीक है। और वैदिक ज्योतिष में दान दक्षिणा और डोनेशंस की बातें हो रही हैं। तो और आप जितने भी हिंदू कल्चर को जितना समझेंगे देखेंगे ना, तो उसमें भी तो यही सब हो रहा है। हम बचपन से गाय हमारी माता है, हमको सिखाया गया है। बड़े होकर ज्योतिष पढ़ा तो कहा कि गाय को चारा खिलाने से शुक्र अच्छा होता है, ठीक है, वीनस अच्छा होता है। वीनस के पीछे सब भाग रहे हैं, सबको चाहिए शुक्र कि उनका बेहतर हो, क्योंकि उसमें सब मायावी चीज़ें जितनी भी आप चाहते हो दुनिया की, घर गाड़ी बंगला, वो सब शुक्र देता है। सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। आपके हिंदू कल्चर के जो फेस्टिवल्स होते हैं, अगर आप वो अच्छे दिल से निभा लो तो आपको ज्योतिष के सारे उपाय हो जाते हैं आपके साल भर में, बिना जाने सारे उपाय, सारी रेमेडीज हो जाती हैं। आप पितृपक्ष आता है हर साल 15 दिन के लिए, आप पितृपक्ष मनाते हैं, राहु की रेमेडी हो गई आपकी, ठीक है, सिंपल। तो अभी आपने बोला जो ग्रह, जो स्टोन्स होते हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा नॉर्मल हमारे जैसे लोगों को कि रियल कहाँ से सवाल आपने पूछा, क्योंकि बड़ी रहस्यमयी मार्केट है रत्नों को लेकर, और बहुत नकली मिलते हैं। आप आंखों से बता भी नहीं पाओगे कि वो लैब से बना है कि आप वो सच में नेचुरल बना हुआ है। कुछ लैब हैं जिन पे हम शक नहीं कर सकते, जैसे कि एक लैब है आपकी IIGJ, ठीक है, इंटरनेशनली ये काम करते हैं। एक लैब है IGI, इंटरनेशनली ये काम करते हैं। इनका डायमंड का काम ज़्यादा है, इनका कलर्ड स्टोन जिनको हम कहते हैं उसका काम बहुत छोटा है, तो उसके लिए वो पैसा ज़्यादा अपनी इमेज नहीं खराब करेंगे, ठीक है। GRI है, ठीक है। ये कुछ लैब्स हैं। अगर आप एक जेमस्टोन ले रहे हो एंड यू आर स्पेंडिंग, क्योंकि महंगे बहुत आते हैं ये, ठीक है। कहीं नहीं गया कि आपका 1 लाख से 10 लाख का खर्चा हो सकता है नॉर्मल लेने में, और अगर आप शौकीन आदमी हो तो 20-25 लाख रुपए आराम से आप, ये रत्न जो एक रत्न, एक नीलम, यस, एक नीलम या एक ओपल, वो जितना रत्न सुंदर होता जाएगा जी, खूबसूरत होता जाएगा, उतना वो महंगा होता जाएगा। ग्रीन कलर का ये होता है कुछ, वो ग्रीन एमरल्ड कहते हैं उसे, और हिंदी में उसे पन्ना कहते हैं। अब इन जो मैंने लैब्स के नाम लिए, इनका सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है तो वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी लगा देंगे ताकि लोग समझ सके। ये पन्ना का बहुत सिग्निफिकेंस है। लोग बोलते हैं पन्ना का गणेश जी घर में रखने से बहुत वैभव, सौंदर्य, ये सारे। पन्ना का क्या सिग्निफिकेंस है? पन्ना बुद्ध का रत्न है, बुद्ध आपकी बुद्धि होती है, ठीक है। तो और पुराने टाइम में जब एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते थे, वो बुद्ध देखते थे सबसे पहले कि इसकी बुद्धि ठीक है कि नहीं है, और अगर बुद्ध खराब मिल जाता तो कुंडली नहीं देखते, ले हट जाए यहाँ से, क्योंकि उनको लगता था कुछ भी समझा लूंगा, समझना है नहीं इसको, ये अपना दिमाग लगाएगा और मेरी बातें मानेगा नहीं। तो बुद्ध देखते थे और बुद्ध देखकर वो बोल देते थे कि तुम्हारी कुंडली देखने लायक ही नहीं है, ठीक है, तुम जाओ भगवान का नाम जपो। पुराने टाइम में ऐसा होता था। अब क्या होता है कि बुद्ध बुद्धि भी है, बुद्ध आपका बिजनेस भी है, बुद्ध आपकी वाणी भी है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध आपकी इंटेलिजेंस है, ठीक है। और इनको बुद्ध को जोड़ा गया गणपति से, ठीक है, बुद्ध गणपति भगवान से जोड़े गए हैं, इसलिए बुद्ध की रेमेडी में आपको गणेश जी के बारे में बोला जाता है। बुद्ध का जो कलर है वो हरा माना जाता है, ग्रीन माना जाता है, और जो ये एमरल्ड है ये भी ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ग्रीन कलर के गणपति। और बुद्ध की जो दिशा है वो नॉर्थ है, इसलिए कहा जाएगा नॉर्थ में रखना आप। अच्छा, एक बात बताओ सर, आपकी एज क्या है? मैं 29 का हूँ।
तो जब भी हम किसी धर्म गुरु, ज्योतिष या ऐसे धर्म से रिलेटेड किसी को भी मिलते हैं या इमेजिन करते हैं, तो एक बहुत सीनियर बुजुर्ग होने चाहिए, सफ़ेद दाढ़ी होना चाहिए। तो आप इतने यंग 29 साल में इतने बड़े ज्योतिषाचार्य बन के बैठे हैं हिंदुस्तान में, आई गेस बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य होंगे अभी आप, तो कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कई बार समझ में नहीं आता कैसे हो गया। जिनकी कुंडली में शनि केतु होता है ना जी, वो कहीं पर भी पहुंच जाए उनको पता नहीं चलता कि हुआ कैसे। उनके मन में हमेशा ये रहता है कि यार भगवान ने किया ये। ठीक है, मेरे मन में ज्योतिष को लेकर ऐसा था नहीं कि कुछ ज्योतिष में बहुत बड़ा करेंगे, बस ये होता चला गया एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ठीक है, अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम में जाएगा, 2020 में मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे, तो मैं एक हाफ टी शर्ट, एक पुराना सा लोअर, बाल थे नहीं, टकला था मैं, ठीक है, और एक मोबाइल में ईयरफोन से लोगों को बताता सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ शुरू कैसे हुई थी? मैंने 10th में टॉप किया, मैंने 12th में टॉप किया, मैंने कॉलेज बहुत अच्छे से अपने पास किए, फिर मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए गया। अब यूपीएससी में मैंने मेंस लिखा, फिर कोविड आ गया। ठीक है, तो घर पे बड़ा खाली बैठे थे, क्या करें क्या करें। तो इसमें मुझे मेरी जो स्कूलिंग रही है वो विद्या भारती के स्कूल से हुई है। ठीक है, विद्या भारती स्कूलों में एक बड़ी अच्छी बात है कि वो रामायण महाभारत और आपकी जो कल्चर है इसकी बातें बहुत पढ़ाते हैं। तो क्या करें, तो उस समय एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म तो बड़ा चलता था, तो मैंने उस पर कहा कि चलो कुछ अब ना एग्ज़ाम हो रहा ना हो रहा, पता नहीं कब होगा, इसको बनाते। वो विद इन 1 मंथ 2.5 लाख फॉलोवर हो गए। तो वहाँ से सोचिए कि यार कितना लोग, फिर वो कंटेंट खत्म हो गया मेरा। फिर मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, वो किया करते थे, पर वो कभी ऐसे, वो उन्होंने बहुत ऐसे बड़े लेवल पे, छोटा मोटा काम था उनका, वो वही करते रहते थे। उनकी वजह से घर में किताबें बहुत थी, तो मुझे पढ़ने का शौक हमेशा से रहा है, आज भी है। मैं अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ, मैं पढ़ता अच्छा, मुझे शौक है पढ़ने का। ठीक है, तो मैंने न्यूमरोलॉजी की किताब जब मैं 7th क्लास में था तभी पढ़ ली थी। तो उसमें 1 तारीख वाले ऐसे होते हैं, 2 तारीख वाले, 3 तारीख वाले ऐसे होते हैं, ये सब लिखा था। मैं स्कूल में जाकर खूब चौड़ मारता था, ए तुम 4 नंबर वाले, तुम तो हट। ठीक है, कई बार टीचर से अच्छा मेरे बारे में बताओ। तो ये पढ़ ली थी मैंने, पर कभी इसका काम होगा ये नहीं सोचा था। फिर वहाँ पे मैंने न्यूमरोलॉजी के वीडियो ही सबसे पहले बनाए, वही अच्छे से समझ में आता था। फिर धीरे धीरे आपकी क्यूरियोसिटी और बाकी खत्म हो गया भाई, 1 से लेकर 9 की जितनी बातें करनी थी कर ली, अब और क्या, और आगे क्या। तब मैंने ज्योतिष की बात पढ़ना शुरू किया। ऐसी शायद कोई नई किताब रही होगी जो मैंने पढ़ी ना हो ज्योतिष की। इंडियन स्कॉलर्स की, फॉरेनर्स की, कई सारे वीडियोस दिए, कोर्सेज खरीदे, तब मुझे समझ में आया। तब एक बात हिट हुई कि ज़िंदगी में मेरे जो कुछ हुआ है इन 24 सालों में, ये सब इसमें लिखा हुआ था। क्योंकि जैसे जैसे ज्योतिष पढ़ते गए कि ये प्लेनेट यहाँ बैठकर ये करता है, वही तो हुआ था मेरे साथ, एग्जैक्टली वही हुआ था। तब आपको हिट करता है कि जितने आइडियाज़ हम सोच रहे हैं कि ये मैंने किया, ये आइडिया मेरा था, ये फैसला मेरा था, वो फैसला भी आपका नहीं था, वो आइडिया भी आपका नहीं था, वो आइडिया भी किसी ने ऊपर से आपके मन में डाला है। तो यहाँ पे आपकी आइडियोलॉजी शेक हो जाती है। तब फिर आप इस ज्योतिष में हमेशा लोग ऐसे ही आते हैं, इत्तेफाक से, गलती से। कोई भी बचपन में ये सोच के नहीं बड़ा होता कि बड़ा होकर एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। ये एक एक्सीडेंटल प्रोफेशन है। तो ज्योतिष अपने बंदों को चूज करता है। तो ज्योतिष ने मुझे उस समय चूज किया। मैं पढ़ने में एक बार इस दलदल में उतरा, इस दलदल से आज तक नहीं निकल पाया हूँ। तो वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। तो ज्योतिष ऐसे आया। फिर धीरे धीरे मेरे जो बताने का तरीका था लोगों को ईजी लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लोगों ने रिलेट किया। ठीक है, कि हाँ यार ये ज्योतिष को इस भाषा में समझा रहा है कि हमें भी समझ में आ गया। अब हम अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं, अपनी राशि खुद देख सकते हैं, अपने बारे में खुद समझ सकते हैं। तो कितनी सारी आज हाउस वाइफ्स आती हैं नवनीत जी, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हैं, सीख रही हैं, उनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, अपने बिजी हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम तक, रात तक आते हैं, बच्चे अपनी जिंदगी में बिजी हैं, वो घर में बैठे। अब तो घर में खाना भी नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, सबके घर में मेड है, ना खाना बनाना ना बर्तन धुलने। वो पुराना टाइम रह नहीं गया। तो उनके पास वक्त बहुत है, समय बहुत है, लेकिन उस वक्त में वो क्या करें, या तो दिन भर चाची मौसी से बातें करें, ठीक है, या फिर ज्योतिष जैसी एक ऐसी चीज सीख ले जिससे कि वो अपने हस्बैंड और अपने वाइफ का, अपना खुद का ध्यान रख सकती हैं, फ़ायदा कर सकती हैं। इतनी हाउसवाइफ्स आती हैं कि पहले हमें इज्जत नहीं मिलती थी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी कि हाँ ठीक है घर में तो रहती हो, लेकिन अब जब से कुंडली आ गई है तो मेरी सास, मेरी ननद, ओ दीदी थोड़ा बता दो, ठीक है, तो मोहल्ले में वो इज्जत बनने लग गई। तो ज्योतिष आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। ठीक है, आप मुझसे बहुत बड़े आदमी हो, पर आप भी मुझे आप कह के बात कर रहे हो, सर बोल रहे हो मुझे, ठीक है, ये मेरी उपलब्धि नहीं, ये ज्योतिष की है, उसकी वजह से तो आप मुझसे मिलने आए।
ये सब्जेक्ट इज्जत दिलाता है, रिस्पेक्ट दिलाता है। इसे जो भी पढ़ता है उसको लोग गुरुजी, पंडित जी और महाराज जी बोलने लग जाते हैं। ठीक है, मेरी उम्र में बड़े लोग, मुझे बड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, वो आके पैर छूने लग जाते हैं। मैं भी आज सोचा पैर छूने का, फिर सोचा नहीं, ये मेरी वजह से। अगर मैं 29 साल का लड़का होता और बहुत अच्छा कॉर्पोरेट में होता, कभी मेरे पैर नहीं छूते। बिल्कुल। ये सब्जेक्ट की गरिमा है इस देश में कि लोग इससे प्यार करते हैं और जो भी इसको करता है उसे गुरुजी मानते हैं। हाँ, आपकी जो परिकल्पना है मैं भी बढ़ा लूंगा आगे चल के, सफ़ेद दाढ़ी जब मेरी आएगी। ठीक है, मुझे बस पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे जो भी मैं पढ़ाऊँ, मुझे एक श्राप मिला हुआ है, वो मैं अपने पेट में बात पचा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं जो पढ़ूंगा, जो सीखूंगा, उस तुरंत सिखा दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ यही चलता रहता और यहीं से जर्नी शुरू हुई, होते होते कब यहाँ तक आगे नहीं पता चला। आप अपने आप को, खुद को इतना ग्राउंडेड कैसे रख पाते हैं इतने कम उम्र में, इतने कम टाइम में, इतनी सफलता और उसके बाद भी ग्राउंडेड रहना, ये कैसे कर पाते हो? नहीं, मैं हूँ बड़ा, मेरे अंदर वो था, अहंकार आ गया था, ईगो आ गया था। ठीक है, मूलांक 1 है ना, सूर्य का अंक है, तो वो ईगो आ जाता है, बहुत बड़े ये हो गए। ठीक है, इसको जानते फिर यही सब्जेक्ट आपको नीचे भी लेकर आता है। अच्छा, ईगो आ गया, घमंड आ गया, तो जैसे ही जो भी एस्ट्रोलॉजर है, जिस दिन उसको घमंड आएगा, उसकी रीडिंग गलत होने लग जाएंगी। वो कुंडलियां देखेगा, बताएगा कि तुम्हारे साथ ये होना, सामने वाला कहेगा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी शादी नहीं टूटी, अरे हुई नहीं, टूटेगी कहाँ से? ठीक है, तो आप ऐसे जब 1 2 3 4 5 कुंडलियों की रीडिंग करेंगे और वो सही नहीं बैठेगा, सारा ईगो नीचे आ जाता है। कितना ज्ञान था। तो ये सब्जेक्ट हमेशा आपको ग्राउंडेड ही रखेगा, और ये जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा सबके साथ होता है, मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है। तो ये सब्जेक्ट आपको उछलने ही नहीं देता। ठीक है, आपको डर लगा रहता है कि आप ज़रा घमंड किया तो फिर से मेरी रीडिंग्स कहीं गलत ना हो जाए। तो हम्बल बनना पड़ता है, विनम्र बनना पड़ता है। शनि की यही फिलॉसफी है, शनि से लोग बहुत डरते हैं। ठीक है, शनि का गोचर आज चलता रहता है कुंडली में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तो लोगों को लगता है कि यार शनि आ गए तो बिजनेस खराब हो रहा है, शनि आ गए तो बच्चे के साथ इशू हो रहा है, एजुकेशन नहीं हो पा रही है, हेल्थ खराब हो रही है। आप शनि का नाम भूल गए हैं। शनि भगवान को हमेशा से बोला जा रहा है कर्म फल दाता, कर्म के फल को देने वाला। जब शनि आपके व्यापार के घर में आएगा और आपका व्यापार नहीं चल रहा है, शनि ने कुछ नहीं किया। शनि बस उस समय में आपने जो अपने बिजनेस में इग्नोरेंस दिखाई थी, आप जो अपने पार्टनर को ध्यान नहीं देते थे, आप जो अपने फाइनेंसेस का ध्यान नहीं देते थे, बस उसको आके एक्सपोज कर दे रहा है उस समय पे कि तुम्हारे ये कर्म है, ये लो उसका फल। अब आप ब्लेम शनि पे डाल दो। शनि जब 5वें घर में ट्रांजिट कर कर आएगा, जो कि आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, बॉयफ्रेंड का घर है, ब्रेकअप करा देगा, क्योंकि आप ही टाइम नहीं देते थे, आप ही टू टाइमिंग कर रहे थे, आप ही वक्त नहीं दे रहे थे उसको, अच्छे से केयर नहीं कर रहे थे, आप बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन गैप था। अब शनि आएंगे तो ब्रेकअप हो जाए, कहोगे शनि ने ब्रेकअप कराया। अच्छा, ये टू टाइमिंग 3 टाइमिंग वाली चीजें नंबर से पता चलता तुरंत पता चल जाती है। ठीक है, ये तो बड़ा खतरनाक। यस, मैंने तो कितने लोग हैं कि वो एक भाई साहब आए थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे कंसल्टेशन में, एक वर्ड में आंसर कर रहे थे। उनका और कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या करते हैं? बिजनेस है। अच्छा, कुछ और पूछा तो एक वर्ड में आंसर, एक शब्द में आंसर, एक शब्द में आंसर। तो बातें करना, कन्वर्सेशन करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जैसे आप कुछ पूछो, मैं एक शब्द में आंसर करूँ तो आपको ये क्या हो रहा है, पॉडकास्ट खत्म करो, चलता हूँ यहाँ से। फिर मैंने क्या किया, अफेयर चल रहा है, बस इतना कहने की जरूरत थी उनकी कि वो जो खुले हैं उसके बाद वो कभी चुप ही नहीं हुए। ठीक है, तो यस, कभी सामने वाले के जैसे उनकी मैम जो होंगी, उनकी वाइफ होंगी, उनको कभी बता तो नहीं? कभी नहीं। मैं क्या, कोई भी नहीं बताता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता। यही तो प्रोफेशन है हमारा जो क्लाइंट होगा या जो हमारे पास आएगा वही तो है ना, उसकी पोल खोलने लग जाए तो ये काम नहीं है। अगर दोनों साथ आ गए तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं वो नहीं आते साथ। ठीक है, उनको पता है कि कितना अफोर्डेबल है ये ज्योतिष। आजकल तो बहुत अफोर्डेबल हो गया है। आप कितने सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, आप उन पे जाइए, आपको 10 मिनट 5 मिनट में बातें हो जाएंगी। हाँ, ऑफ कोर्स अच्छी बातें नहीं होंगी वहाँ पर आपकी। नहीं, मैं अच्छी बातें, जेन्युइन बातें वाली बात। अगर आपको जेन्युइनली ज्योतिष का सही में फायदा उठाना है तो थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ है नवनीत जी में है, हार्श रियलिटी, थोड़ा सा हार्श ट्रूथ है, पर मानना पड़ेगा हमें इसको। जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर की फीस कम होगी तो उसके पास ऊट पटांग सवाल पूछने वाले लोग बहुत आएंगे, जो कि ज्योतिष की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। मेरी वाइफ, मेरी अगले महीने शादी होने वाली है, वो वर्जिन है या नहीं? ठीक है, ये सवाल है लोगों की। जब आपकी फीस 200 रुपये होगी ना, ये ऑडियंस आएगी आपके पास।
मैं हिस्ट्री का एग्जाम लिख कर आया हूँ, बताओ कितने नंबर आएंगे मेरे। मेरे घर के सामने वो काजल रहती है, वो सुबह कपड़े टांग रही थी, मुझे देख रही थी, क्या है उसके मन में। मेरे से 20 साल छोटी है, मेरी पड़ोस में एक बिटिया रहती है, उसके साथ संबंध बनाने हैं मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। जब आपकी फीस 100 200 500 रुपए होगी, यही लोग आएंगे आपके पास, इसी तरह के सवाल होंगे। एक समय में मेरे भी यही फीस थी और मैं परेशान हो गया था कि ये अब्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। इस दिन के और इन सवालों के जवाब देने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे कि एक एस्ट्रोलॉजर की फीस ज़्यादा है, उसने शायद अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में की है, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देना चाहता है। तो जब फीस आपकी हाई हो जाती है तो आपके पास अच्छे सवाल पूछने वाले लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि हम एक अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, इनका इतना ही टाइम मिलेगा हमको, मैं अच्छे बेहतर सवाल पूछूं इसमें, ठीक है। तो यस, तो अफोर्डेबल, अब डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर की फीस डिफरेंट है, अलग अलग है। ऑन एन एवरेज अगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज पर कंसल्टेशन इज अ गुड अमाउंट कि आप एक एस्ट्रोलॉजर को दे सकते हो। सो इज इट वन टाइम थिंग, और हमें साल में एक बार आपको जरूर कुंडली दिखानी चाहिए, तो 5,000 रुपए साल भर में आपको दिखानी चाहिए कुंडली। तो जब साल की बात आपने छेड़ी, तो नया साल आने वाला है 2026। इसमें मैं एक चीज बोल दूं, मेरी फीस 5,000 नहीं है। नहीं, आपकी फीस तो, मेरी फीस मैंने जानबूझ के ज्यादा रखी है, क्योंकि मैं पढ़ाने में बहुत यकीन रखता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत कम लोगों से बात करनी है, ठीक है। मेरे इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं कि वो सब आपसे अच्छे से बात करेंगे, वो भी हमारी वेबसाइट पे, हमारे एप्लीकेशन है होरोस्कोप में, उस पर लिस्टेड है, जिनको मैंने ही पढ़ाया है, मैंने ही सिखाया है, और उनकी फीस बहुत नॉर्मल है और बहुत जेन्युइन है। आप उनसे ज़रूर बात करें। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत कम लोगों से बात कर पाता हूँ, समय की कमी की वजह से। जी, जो लोग 5,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कष्ट उनको भी है, उनको क्या करना चाहिए? उनको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। आप मेहनत करो, आप 5,000 रुपए 2,000 रुपए नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, मत आओ ज्योतिष में मत आओ, बिल्कुल मत आओ। आप अपना काम करो, आप अपनी मेहनत करो और अपने आप को इस लायक बनाओ, ठीक है, कि कल को आपको ये सब देखना ना पड़े कि मेरे पास 2,000 या 5,000 रुपए पे करने के लिए नहीं है, ठीक है। ज्योतिष नहीं, मत आओ जिधर, ठीक है। यहाँ पर ये ज्योतिष और वास्तु खास तौर पे हमेशा से ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो जीवन में एक स्तर से उठना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जिसके पापा हवाई चप्पल पहनते हैं ना, उसके लिए भाग्य की बातें करना बेकार की बातें हैं। पापा हवाई चप्पल पहनना, घर में आपके खाने का नहीं आ रहा, आप भाग्य की बात नहीं कर सकते। वहां पे कोई एस्ट्रोलॉजर आपको आके कह दे अरे तुम्हारी किस्मत खराब है, और वो बैठकर आप दुखी नहीं हो सकते। आपके पास वो लग्जरी नहीं है, आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप अब दुखी हो रहे हो मेरी किस्मत। आपको तो अब लड़ना पड़ेगा युद्ध में, तो युद्ध में लड़ो, एक दिन जरूर निकलोगे मेहनत से अपने। जिस दिन निकलोगे तब आना। एस्ट्रोलॉजर कहाँ चले जा रहे हैं, आज भी यहीं है, कल भी यहीं रहेंगे। ठीक है, हम 2026 की बात करते हैं। 25 जाने वाला है। मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे जो आपने 24 दिसंबर में किए थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सच हुई हैं। इसलिए मैं आपसे इस टाइम फ्रेम में भी मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, सो दैट हम 2026 की बातें कर सके। तो 2026 कैसा साल आने वाला है? बहुत टफ साल है, एक टफ ईयर है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक कठिन साल रहेगा। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कह रहा हूँ अपना इमरजेंसी फंड बचा के रखिए, कि 6-7 महीने भी अगर जॉब में ना रही तो कुछ दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। एक साल ये बड़ा क्योटिक साल होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्योस वाली हो रही हैं। और मेडिसिन का आप देखेंगे कि कुछ हेडलाइंस बनेंगी कि दवाइयों का मिसयूज़ और ओवर यूज़ होने की वजह से कई सारे लोगों की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। और इस साल में अगर मैं कहूँ तो वही बचेगा या वही शाइन करेगा जो अपने आप को टोटली रीइन्वेंट कर सकता है, नई चीज़ों को आलिंगन कर सकता है, नई चीज़ों को अपना सकता है। तो ये साल एक फ्रेशनेस का, न्यूनेस का, न्यू बिगनिंग का साल है। अगर आप पुराने ढर्रे से अभी भी चल रहे हैं तो ये साल आपके लिए नहीं है, ये साल एक्चुअली में आपके लिए ख़राब हो जाएगा। तो मेरी एक ही बात आपको याद रखनी चाहिए, नए साल 2026 में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया अपनाएंगे, किसी नई जगह जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, नई स्किल्स ऐड करें। न्यू न्यू न्यू, रीइन्वेंट रीइन्वेंट रीइन्वेंट, यही इस साल का थीम है, इसी को फॉलो करना चाहिए। क्योटिक साल है, क्योस है, कंट्रोल और इकोनॉमी के लिए ऐसा साल है कि बस ओके ओके जा रही, ठीक है। इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ऐसे बूम नहीं करती हुई नजर आती, लेकिन उतना खराब भी नहीं होगा इकोनॉमी के लिए, या वो हो भी सकता है? साइडवेज जाएगा,
साइड, ठीक है, ऊपर नीचे, ऐसे बूम भी नहीं कर रहा, ना ही ऐसा कोई डाउनफॉल। शेयर मार्केट वगैरह, हाँ वही साइडवेज बोला। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस शेयर मार्केट की, तो बस इतना पता है कि ऐसा नहीं होगा कि ऐसे बुलिश रन चले थे पास्ट में, उतना नहीं देखने को मिलता है। पॉलिटिकली कैसा साल होने वाला है हमारा? ओके, तो नए लीडर्स को उभरते हुए आप देखोगे। हमने कल ही देखा, ठीक है, रात में। नंबर 1 का साल सूर्य का साल है, मैंने कहा ना न्यू बिगिनिंग का थीम, और ये यूथफुल को दिखाता है। तो यूथ लीडर्स को आप आते हुए देखोगे, नए चेहरों को आप आते हुए देखोगे, यूथ के प्रोटेस्ट आप देखोगे पॉलिटिक्स के अंदर। और ये राजा साहब का साल है। नंबर 1 जो होता है सूर्य का साल होता है। तो जो ऑलरेडी राजा बैठे हुए हैं पावरफुल पोजीशन में, आप उन्हें और ज़्यादा डिक्टेटर बनते हुए देखोगे। उनको ऐसी स्कीम और ऐसे पॉलिसीज लाते हुए देखोगे कि जनता उसका विरोध करेगी, पर वो पीछे भी नहीं हटेंगे। ठीक है, तो और वो इस तरह से एक डिक्टेटर की तरह लोगों को अपनी तरह हिसाब से रूल करना चाहेंगे। तो राजा ऐसा है, तो ये 2026 में देखने को ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। एक राजयोग वर्ड बोला जाता है ज्योतिष में, हम ऐसा बहुत सारी जगह, जो आपके कुंडली में या आपके भाग्य में राजयोग लिखा है। यस यस। बट राजयोग तो आज के डेट में कुछ है नहीं, तो उसका क्या मतलब? क्यों नहीं है राजयोग? ठीक है, आपके पास एक अच्छी हेल्थ है तो राजयोगी तो है ये। कितने सारे लोग हैं उनके पास हेल्थ नहीं है अच्छी, पैर नहीं है दो, हाथ नहीं है दो। तो अगर आप अच्छे से हम बात क्या है ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र भूल जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। जब आप अस्पताल में भर्ती होगे ना, तब आपको अच्छी हेल्थ की कद्र पता चलेगी। तो राजयोग सिर्फ वो नहीं कि राजा साहब बैठे हैं, लोग अप्सराएं आ रही हैं, अंगूर खिला रही हैं। ठीक है, सिर्फ राजयोग वो नहीं है। राजयोग है इफ़ यू हैव अ गुड हेल्थ, वो भी राजयोग है। आपको ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया, वो भी राजयोग है। आपको ऐसा स्पाउस मिल गया जो कि आपके बुरे समय में भी अच्छे समय में हर तरफ से आपके साथ था, राजयोगी तो है ये। अच्छे दोस्त मिल जाना राजयोग है, अच्छे एम्प्लॉय मिल जाना राजयोग है। ठीक है, अच्छी टीम बन जाना राजयोग है। तो राजयोग की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है कि धन, पैसा, दौलत। राजयोग मतलब ये सारी चीज़ें भी हैं, हमें समझना चाहिए। आपकी बुद्धि अच्छी है और आप पढ़ अच्छा लेते हैं, आप ज्ञान के प्रति आपका हमेशा झुकाव रहता है, ये भी राजयोग है। ठीक है, क्या आपको पढ़ने लिखने का शौक है? सब राजयोग होते हैं। इसलिए राजयोग बहुत सारे होते हैं ज्योतिष में, सिर्फ एक नहीं होता, बहुत सारे। धन के भी हैं कि हाँ इस व्यक्ति को धन का राजयोग है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे राजयोग होते हैं। विद्या के और जो मैंने बाकी चीज़ें बताई, सारे राजयोग होते हैं। तो ये अगर आप आज के डेट में कुछ भी ओपन करो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे और कुंडली या कुछ वैसा फोरकास्टिंग 2026 डालो, तो सबकी कुंडली आ जाती है कि 26 इनका ऐसे आने वाला है, 26 ऐसा होने वाला है। कुछ आए ना आए व्यूज़ आ जाएंगे इस वीडियो पे। ठीक है, सो ऑनलाइन सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियाँ 99% मुझे लगता है फेक है, और होनी भी चाहिए। हर किसी को अपनी कुंडली ऐसे ही नहीं पब्लिक कर देनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि कोई कुछ भी कहेगा किसी की मैरिड लाइफ के बारे में, वैसे कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे टिप्पणी करने से थोड़ा बचता हूँ कि मैं कुछ बोलूँगा वो होगा नहीं, तो फिर लोग कहेंगे कुछ आता नहीं इसको। ठीक है, नहीं, मेरे मन में यही सवाल होता था कि इसका सब कुछ डिटेल किसी को पता कैसे? मेरा तो किसी को पता नहीं, इतना छोटा सा आदमी नहीं पता है एक्चुअली में वो सारी कुंडलियाँ। लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कई लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योतिष में कि जैसे आज मुझे देखना है कि की जिंदगी में क्या होगा, तो इस समय की ही कुंडली बना लूंगा मैं, और इस समय की कुंडली पढ़कर उसका वीडियो बना दिया और बोल दिया, और वो फिर यूट्यूब गूगल पे वो फोटो चली जाती है कि कुंडली। नहीं पता लोगों को भाई, उनके माँ बाप को पता, उन्हें पता है, उनके जो करीबी हैं उन्हें पता है। और ऐसे ऐसे किसी की जो बर्थ डिटेल्स वो लीक नहीं हो रही, क्योंकि 10-10 मिनट में कुंडलियाँ बदल जाती हैं। तो आप ऐसे नहीं, आप मत ट्रस्ट करिए कि ऑनलाइन जो कुंडली मिल रही है वो सेलिब्रिटीज़ की वो रियल कुंडली है। कंट्रीज़ की जो फोरकास्टिंग होती है, जैसे के लिए ये साल अच्छा नहीं होने वाला है, हिंदुस्तान के लिए ये साल अच्छा होने वाला है, ये कितना सही और गलत है? ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट होता है जिसमें देश दुनिया की बातें की जाती हैं, मौसमों के हिसाब से इसमें बताया जाता है, मौसम भी कैसे जाएंगे ये भी फोरकास्टिंग इसमें की जाती है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी एक पूरा टॉपिक है जिसमें ये बात की जाती है। इसमें आमतौर पर जब भारत आज़ाद हुआ, जिस टाइम पे हुआ, उसकी कुंडली बनाकर बोला जाता है। सेम गोज फॉर अदर कंट्रीज। ठीक है, और जैसे मैं बोलता हूं आपको कि राजा साहब आने वाले, मैं सिंपली न्यूमरोलॉजी से बोलता हूं। पिछले साल 2024 में भी मैंने जितना कुछ बोला तो सिर्फ नंबर 9 मंगल का साल है, और मंगल के ट्रेड्स क्या हैं? मंगल वॉरियर है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो इस साल भी यही होने वाला है। ठीक है, क्योटिक होता है, बहुत स्पीड में फास्ट काम करता है, वही होने वाला था। तो इस साल 2026 में भी जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करके कि 1 नंबर के साल पहले कब कब आए, जी,
उन सालों में क्या क्या चीज़ें कॉमन हुई, तो मैंने 1999, 2008, 2017 के एग्जाम्पल दिए आपको। इस तरह से पैटर्न रिकॉग्नाइज करके न्यूमरोलॉजी से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ बातें इसमें डाला कि कुछ प्लेनेटरी मूवमेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक इसी साल हो रहे हैं जी। और वो अपना इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे 2025 में शनि, गुरु, राहु, केतु सब ने अपनी राशि बदली। अब ऐसा बहुत रेयर होता है कि 4 भारी प्लेनेट अपनी राशि एक साल के अंदर ही बदल दें, ठीक है। तो ये साल वैसा था। आप देखना क्या कुछ नहीं देखा हमने इस साल में। इस साल में तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम कई सारे लोगों को कोई ना कोई एक बैड न्यूज़ उनके कानों में आई होगी, ठीक है। अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आया होगा इस साल। अब यही पैटर्न 2026 के लिए देखा। सैटर्न नेपच्यून का आफ्टर द 36 ईयर कंजंक्शन हो रहा है पाइसेस में अगले साल। 4 ग्रहण पड़ रहे हैं जो कि 2020 में पड़े थे, ठीक है। तो अगले साल में ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली देखी और न्यूमरोलॉजिकली उसकी वैल्यू देखी, पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, मंडन एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बोल पा रहा हूँ और थोड़ा सा लिटिल बिट कॉमन सेंस, ठीक है। मैचेस का प्रेडिक्शंस होता है? क्रिकेट मैच का नहीं, मुझे नहीं आता करना, ना कि मैच का आता है, ना शेयर मार्केट का करना अभी फिलहाल आता है। शेयर मार्केट की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जिस दिन आ जाएगा उस दिन ज़रूर पॉडकास्ट करेंगे हम इस पे कि शेयर मार्केट कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। जब तक नहीं आ रहा तो मैं क्यों फालतू में फॉल्स होप क्रिएट करूँ किसी के मन में। और जो लोग करते हैं कि ये मजाक बना रहे हैं, पाखंड है वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पाखंड है वो। हम लोग अब पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, या हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे। मेरे पास ऊपर वाले की कृपा से कुछ पैसे हैं, तो मैं क्या अपना भविष्य बदल सकता हूँ या उसको बेहतर कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं जितने बेहतर कर सकते, संवार सकते हो आप, बदल नहीं सकते। क्या करना चाहिए उसके? ठीक है, आप पहले तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, ठीक है, और एक ही के साथ जुड़े रहिए। वो तो है सामने, ठीक है। ये भी लोग गलती करते हैं, डॉक्टर जैसे बार बार नहीं बदलने चाहिए ना। आप पंडित जी भी बार बार मत बदलो, उनकी कुछ बातें आपके लिए सही होंगी, कभी कभी गलत भी हो जाएंगी, तो आप उनको बताओ जाकर कि आपकी ये बात मेरे लिए लागू नहीं हुई, ठीक है। वो और ज़्यादा इंटेंस जब आप बार बार जाओगे ना तो वो आपको अपना मान लेंगे, ठीक है, कि यार अगले महीने अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी, अगले महीने फिर आ जाएगा ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और एक अपनेपन से वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए काम करके देंगे। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा धन है या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी एक के साथ लंबा जुड़ के रहिए, उनकी बातें मानिए और डायरेक्शंस लीजिए, गाइडेंस लीजिए। काम अभी भी आप अपनी मेहनत से ही करेंगे, बस ये आप संवार पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बना पाएंगे, कर पाएंगे, इससे होगा। ठीक, एक आखिरी सवाल, आपका राहु 10वें घर में है? नहीं, मेरा राहु 8वें घर में है। वो 10वें से ज़्यादा अच्छा होता है? राहु 8वां सबसे खराब पोजीशन होती है, ठीक है, तब तक जब तक आप ज्योतिष नहीं सीख रहे हैं। ओके। अदरवाइज जिनका राहु 8वें में और वो ज्योतिष या किसी भी तरह के अकड़ के सब्जेक्ट को या साधना को नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको नज़र बहुत लगती है, काम बहुत जल्दी जल्दी उनके खराब हो जाते हैं, तो राहु 8 एक ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आप 8वें घर में ही ज्योतिष है एक्चुअली, ठीक है, तो आज जिस दिन आप उस 8वें घर का काम करने लग जाते हो ना, उस दिन ये राहु ठीक हो जाता है। और बहुत सुंदर प्रिंसिपल है ज्योतिष का कि आप वो काम जिस दिन करेंगे जो आपकी कुंडली कह रही है, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, 12वां घर मृत्यु का होता है ज्योतिष में, 7वां घर विवाह का होता है। तो जब 7वें घर के मालिक 12वें घर में जाकर बैठ जाते हैं तो आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आपका शादी ना बढ़िया नहीं जाने वाला, लड़ाई झगड़े होंगे, सेपरेशन हो सकता है, ये वो एक आमतौर पर बोला जाता है। लेकिन आपने अगर इंटरकास्ट मैरिज कर ली, कम्युनिटी से बाहर जाके शादी कर ली, या शादी करने के बाद आप दोनों विदेश चले गए, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, फॉरेनर्स का है, तो आपने शादी करके विदेश चले गए, आपने अपनी कुंडली की बात मान ली, कुछ नहीं होगा, आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं। लोग आकर एस्ट्रोलॉजर आकर आपको कहते रहेंगे अरे नहीं चलनी चाहिए थी, नहीं चलनी चाहिए थी, ठीक है, आपकी चलेगी आराम से। कितने सारे लोग हैं, मैं खुद ही जो अभी परसों की बात है, एक लेडी कह रही पंडित जी मैंने 10 लोगों को देखा, सब ने बोला तुम्हारा तो डाइवोर्स हो जाएगा। मैं कहा दिखाओ अपनी कुंडली। हमने पूरी क्लास में उसकी लेडी की कुंडली डिस्कस करी। उसका 7th लॉर्ड 10th में था, तो जब भी 7th लॉर्ड 10th में होगा किसी लड़की का, तो वो शादी के तुरंत बाद घर बदल ले तो उसका शादी चलता है। मैंने पूछा आपने शादी के तुरंत बाद घर बदला? उसने कहा हाँ बदला। मैंने बस हो गया बात। जिस दिन ज्योतिष की बात आप मानने लग जाते हो तो कुंडली में ऐसा नहीं कि ये खराब चीज़ें आप ये तो होगा ही, वो तब प्रॉब्लम करते हैं ग्रह या प्लेनेट जब आप उनकी बातें नहीं मान रहे हो। वो जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम वाला हमने किया कि आप लगे पड़े हो, आपका काम होना नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, माता पिता को परेशान कर रहे हो। अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे नहीं होना है, चलो यार मेरी टैलेंट कुछ और है, मैं कहीं और चलता हूँ, बस
मान लिया आपने बात कुंडली की, सॉल्व होगी चीज़ें। तो ये होता है, ऐसे काम करता है ये। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। आई होप आपको बहुत ज़्यादा परेशान मैं नहीं किया होऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।